कि कहाँ पर हम शेलो फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसको बताएंगे। एंड टाइप ऑफ फाउंडेशन को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। इसके अंदर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एंड कुछ डेफिनेशन है, उसके बारे में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट और द शेलो फाउंडेशन की, जो शेलो फाउंडेशन है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो शेलो फाउंडेशन कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली शेलो फाउंडेशन वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम जहाँ पर जो हमारी सोइल है उसके अंदर हार्ड स्ट्रेटा, मतलब सोइल स्ट्रेटा, हार्ड स्ट्रेटा यदि कम डेप्थ पर मिल जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शेलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज क्योंकि इस कंडीशन में, मतलब जहाँ पर हार्ड स्ट्रेटा कम डेप्थ पर मिल जाता है उस कंडीशन में जो हमारी सोइल होती है उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है, मतलब अच्छी बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो उस कंडीशन में हम थोड़ी सी फाउंडेशन, मतलब थोड़ी सी डेप्थ पर जाकर ही फाउंडेशन बना देते हैं। एंड हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसका लोड उस पर, जो फाउंडेशन होती है उस पर अच्छी तरीके से आ जाता है, जो फाउंडेशन होती है वो अच्छी तरीके से ले लेती हैं एंड उस कंडीशन के अंदर फेलियर नहीं होता है। यदि बियरिंग कैपेसिटी कमज़ोर है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, शियर फेलियर होगा। तो बेसिकली जो शेलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर शियर फेलियर नहीं होना चाहिए। तो शियर फेलियर का मतलब क्या होता है, शियर फेलियर का मतलब होता है जैसे हमारी कोई ये फाउंडेशन थी, ठीक है, ये फाउंडेशन थी, हमने यहाँ पर कोई फाउंडेशन प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये वाला लोड लगा हुआ है, ठीक है, पी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यदि बियरिंग कैपेसिटी कमज़ोर है तो उस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस कंडीशन में इस वाले पोर्शन में क्या हो जाता है, शियर डेवलप हो जाती है एंड इस वाले पोर्शन में भी शियर डेवलप हो जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इसको बोलते हैं शियर। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन कब प्रोवाइड होती हैं, कब जनरेट होती हैं, जब बेसिकली बियरिंग कैपेसिटी कमजोर होती है, उस कंडीशन में शियर फेलियर होता है। बट शेलो फाउंडेशन की कंडीशन क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है, अच्छी तरीके से होती है, तो उस कंडीशन में शियर फेलियर नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी शेलो फाउंडेशन होती है वो शियर फेलियर के अगेंस्ट, मतलब सेफ होती है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी खासी होती है बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से। और बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से जो सेटलमेंट होता है शेलो फाउंडेशन के अंदर वो भी परमिसिबल लिमिट के अंदर ही होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि शेलो फाउंडेशन वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर जो हमने फाउंडेशन प्रोवाइड की है उसकी वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या इफेक्ट आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि क्या होता है कि जैसे जम्मू कश्मीर जैसी जगह हो गई तो वहाँ पर क्या होता है कि बर्फ जमी हुई रहती है रात के टाइम में एंड दिन के टाइम में क्या होती है, वो क्या होती है, पिघल जाती है थोड़ी सी। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसकी जो फाउंडेशन होती है एंड वॉल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, जब दिन में वो पिघलती हैं तो पानी बन जाता है। ठीक है, तो पानी के रूप में क्या होते हैं, जो हमारी फाउंडेशन एंड वॉल्स होती हैं उसके अंदर वो चली जाती हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है, रात के टाइम में जम जाता है, वापिस बर्फ बन जाता है वॉल के अंदर या फिर फाउंडेशन के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, बर्फ बनने के बाद वो अपने से 10 गुना स्ट्रेस से डेवलप करता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से वॉल एंड फाउंडेशन के अंदर क्रैक हो जाता है एंड वो क्या हो जाते हैं, फेलियर हो जाता है। तो बेसिकली जो शेलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं वो इस प्रकार के रीजन में प्रोवाइड नहीं करते हैं, इस प्रकार के रीजन में हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो शेलो फाउंडेशन को वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर जनरल रिक्वायरमेंट इसकी हो गई। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर ग्रॉस प्रेशर या फिर ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी या फिर ग्रॉस प्रेशर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने ये फाउंडेशन बना दी, ठीक है, यहाँ पर हम कोई स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं इसके ऊपर, तो इस स्ट्रक्चर का लोड आ गया यहाँ पर पी एंड जो हमारी फाउंडेशन है ये क्या करेंगे, हम नीचे बनाते हैं थोड़ा जमीन ग्राउंड लेवल के नीचे। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे हम यहाँ पर फाउंडेशन बना देंगे। तो इसके इधर वाला लोड और इसके उधर वाला लोड क्या होगा, ये सोइल होगी, यहाँ पर भी सोइल होगी। तो यदि इस लोड को और इस लोड को एंड इस लोड को यदि काउंट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, टोटल लोड होता है। ठीक है, तो टोटल लोड अपॉन में अगर एरिया कर देते हैं तो उस प्रकार का जो लोड होता है उसको ग्रॉस प्रेशर या फिर ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इसको हम यदि न्यूमेरिकली रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल लोड को पी क्या होगा, लाइव लोड, मतलब बिल्डिंग का या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो गया उसका, प्लस ये वाला लोड। ठीक है, ये वाला लोड कितना हो जाएगा, गामा इंटू डी एफ। डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है,
इनटू एरिया अपॉन में एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये मिल गया हमको यहाँ पर ग्रॉस प्रेशर या फिर ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बाद में आता है, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, P बाई ए लिख सकते हैं एंड गामा डी एफ इंटू ए अपॉन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे P अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, एरिया। एरिया क्या हो गया यहाँ पर, बी क्या हो गया इसकी विड्थ है। ठीक है, इसकी डायमेंशन है बी इंटू बी की, यहाँ पर ये फाउंडेशन है। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया बी स्क्वायर प्लस गामा इंटू डी एफ हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर नोट है कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब हम फाउंडेशन बनाते हैं, मतलब सोइल मैकेनिक्स के अंदर जब फाउंडेशन बनाते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारे कंक्रीट होते हैं जिसकी हम फाउंडेशन बनाते हैं उसका यूनिट वेट एंड जो सोइल होती है उसका यूनिट वेट, दोनों को हम यहाँ पर सेम लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है नेट प्रेशर। तो नेट प्रेशर के अंदर क्या होता है, नेट का मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है नेट के अंदर कि जो इसके चारों तरफ का जो ये लोड था, ये वाला लोड था, इसको यदि हम इसके अंदर से टोटल लोड के अंदर से घटा देंगे तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, नेट लोड आ जाएगा। नेट लोड को जब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर नेट प्रेशर है। तो इट इज जनरली द लोडिंग इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द फुटिंग इज एक्सिस ऑफ द लोड इंटेंसिटी दैट द सोइल वाज ओरिजिनली सब्जेक्टेड टू। मतलब जो हमारी सोइल है उस पर जो ओरिजिनली सब्जेक्ट कर रहा है, मतलब लाइव लोड अपॉन में एरिया हो जाएगा, यही यहाँ पर नेट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ग्रोस प्रेशर या फिर ग्रोस लोडिंग इंटेंसिटी माइनस गामा इंटू डी एफ, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर नोट दिया हुआ है एक और फिर, तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, नेट प्रेशर के अंदर in case if we make a basement and after making the backfill is not done then net loading intensity is, यदि तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जो बैक फिलिंग होगी उसको क्या कर देंगे, बैक फिलिंग इज नॉट डन आफ्टर द एक्जावेशन। तो इस कंडीशन क्या होगी कि ये वाला हमने ये बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो इस कंडीशन में इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसके बैक फिलिंग दोबारा से करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या काम है, अपन को तो हमारा लोड होगा जो ट्रांसफर हो जाएगा हमारी फाउंडेशन पर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसको हम बैक फिलिंग के लिए छोड़ देंगे, इसको बैक फिलिंग नहीं करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा क्यू नेट हो जाएगा, वो हो जाएगा P अपॉन बी स्क्वायर माइनस गामा इंटू डी एफ। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा क्यू नेट। ठीक है, इसके बाद में आता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है बेसिकली, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मतलब बियरिंग कैपेसिटी किसकी हो गई, ये बियरिंग कैपेसिटी हो गई हमारी सोइल की। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी हो गई, तो ये किसकी हो गई, सोइल की हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हो गई, जो हमारी सोइल है वो कितना लोड ले सकते हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम कितना लोड आ सकता है, वही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को दर्शाती हैं। मतलब उसके अंदर फेलियर नहीं होना चाहिए, फेलियर नहीं हो तब तक उस पर कितना लोड लगाया जा सकता है, मैक्सिमम लोड लगाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो द मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट the soil can support without getting the failure in shear is called the ultimate bearing capacity। मतलब कोई भी हमने बिल्डिंग बना दी, ठीक है, इसके यहाँ पर फाउंडेशन बनाएंगे, तो ये हमारी सोइल थी यहाँ पर। ठीक है, ये सोइल थी, तो बेसिकली इस पर कितना मैक्सिमम लोड लगाया जाए कि वो फेल नहीं हो। तो बेसिकली जब तक हम मैक्सिमम लोड लगाएंगे तो जो मैक्सिमम लोड ले लेगी, यदि जहाँ पर फेलियर नहीं होगा, तो उस कंडीशन जहाँ पर फेलियर डेवलप हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है, जस्ट स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन में इतनी जो इसकी कैपेसिटी होती है उसको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसके बाद में नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के अंदर क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला लोड होता है, कौन सा, ये वाला लोड होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसको रिमूव करने के बाद में जो लोड बचता है उसको एरिया से डिवाइड करेंगे, तो वो हमें यहाँ पर मिलता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इसको क्यू एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाती है मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट सोइल कैन बियर विदाउट गेटिंग द फेलियर इन शियर। शियर के अंदर बिना फेलियर हुए जो जितना मैक्सिमम लोड ले सकते हैं उसको बोलते हैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इसको क्यू यू मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ। गामा डी एफ क्या हो गया,
गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल या फिर गामा इज द यूनिट वेट ऑफ फाउंडेशन इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, थैंक यू गाइस। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, रेट करें, रिव्यू करें, रिकमेंड करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेसन के लिए, नेक्स्ट कोर्स के लिए। ठीक है, और मैं